जय हिंद डिफेंस लवर्स। आज की टॉप हेडलाइंस कुछ इस प्रकार है। एचएएल ने कंफर्म किया तेजस नहीं हुआ एक क्रैश, बस एक माइनर सा है इंसिडेंट। रफाल डील के बाद अब भारत सुखोई Su-57 को भी औपचारिक रूप देने के लिए तैयार। भारत फ्रांस के साथ 6th जनरेशन फाइटर प्रोग्राम में शामिल होने की संभावनाओं को कर रहा है एक्सप्लोर। यूएस फर्म जनरल एटॉमिक्स प्रेडेटर ड्रोन के एवेक्स वाले वर्जन भारत को ऑफर करने के लिए तैयार। और भारत की फोर्सेस ने जैश के इजराइल ग्रुप को किया पूरी तरह से एलिमिनेट। तो जैसा कि अभी हाल ही में मल्टीपल मीडिया रिपोर्ट्स देखने को मिली थी भारतीय वायुसेना के एक तेजस एयरक्राफ्ट की दुर्घटना को लेकर, और जिसे तेजस का तीसरा क्रैश बताया जा रहा था। और ये भी क्लेम किया गया था कि जो दुर्घटना है ये लैंडिंग फेस में हुई। हालांकि एयरक्राफ्ट का जो पायलट था वो सेफली इजेक्ट होने में कामयाब रहा था, लेकिन एयरक्राफ्ट में कुछ सीरियस स्ट्रक्चरल डैमेज हुआ है। लेकिन इसी को कवर करते समय पिछले अपडेट में हमने आपको ये भी कहा था कि अभी तक इस पर कोई भी ऑफिशियल कमेंट नहीं आया है, तो इसलिए किसी भी कंक्लूजन पर पहुंचना सही नहीं रहेगा। तो अब इस पर लेटेस्ट अपडेट यह है कि एचएएल की तरफ से इस पूरे मामले पर ऑफिशियल क्लैरिफिकेशन जारी कर दिया गया है। जिसे पहले तो एचएएल ने कंफर्म किया है कि तेजस के साथ कोई भी क्रैश नहीं हुआ है, लेकिन हाँ ग्राउंड पर एक माइनर सा टेक्निकल इंसिडेंट जरूर देखने को मिला है। और साथ में एचएएल ने यह भी कहा है कि एलसीए तेजस सेम क्लास के अन्य फाइटर्स की तुलना में दुनिया में सबसे बेस्ट सेफ्टी रिकॉर्ड को मेंटेन करता है। बाकी एक स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर के अनुसार इसमें जो भी इशू आया है उसका एनालिसिस किया जा रहा है, और इसके जल्द से जल्द समाधान के लिए एचएएल भारतीय वायुसेना के साथ क्लोजली काम कर रही है। यानी कि एचएएल की तरफ से ऑफिशियली क्लियर होता है कि क्रैश नहीं हुआ है, सिर्फ एक माइनर सा टेक्निकल इंसिडेंट है। लेकिन वो तकनीकी समस्या क्या है इसके बारे में क्लियर नहीं किया गया है। और जबकि कुछ अन्य सोर्सेज भी हैं जो कि इसी बात की पुष्टि करते हैं कि तेजस के साथ जो भी इंसिडेंट हुआ है, जो कि एचएएल के मुताबिक माइनर सा इंसिडेंट है, उसमें कोई भी इजेक्शन नहीं हुआ है। और इसकी पुष्टि मार्टिन बेकर की तरफ से भी कहीं ना कहीं देखने को मिलती है। मार्टिन बेकर वही कंपनी है जिसकी इजेक्शन सीट भारत के तेजस एयरक्राफ्ट में इस्तेमाल हो रही है। और अगर आप मार्टिन बेकर के ऑफिशियल एक्स हैंडल को फॉलो करते हैं तो ये आपको पता होगा कि जब भी इनकी इजेक्शन सीट की मदद से किसी पायलट की लाइफ बचती है तो वो उसको एक अचीवमेंट के तौर पर अपने एक्स हैंडल में पोस्ट जरूर करते हैं। लेकिन तेजस के इंसिडेंट को लेकर मार्टिन बेकर की तरफ से भी कोई भी पोस्ट देखने को फिलहाल अभी तक तो नहीं मिली है। और बाकी एचएएल ने भी तेजस के क्रैश वाली रिपोर्ट्स को खारिज किया है। बाकी इस इंसिडेंट को लेकर ना तो मीडिया रिपोर्ट्स में ना ही एचएएल की तरफ से कंफर्म नहीं किया गया कि ये इंसिडेंट किस जगह पर हुआ है। हालांकि मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक ये इंसिडेंट 7 फरवरी का है, लेकिन किस जगह पर हुआ है तो वो मीडिया रिपोर्ट्स में भी कंफर्म नहीं है। और फिलहाल अभी तक भारतीय वायुसेना की तरफ से इस पर कोई कमेंट देखने को नहीं मिला है। लेकिन कुछ मीडिया रिपोर्ट्स अभी भी क्लेम कर रही हैं कि इस इंसिडेंट में एयरक्राफ्ट के स्ट्रक्चर को मेजर डैमेज पहुंचा है। और कुछ रिपोर्ट्स में इस डैमेज को इतना सीरियस भी बताया जा रहा है कि रिपेयर की कंडीशन में नहीं है, टोटल लॉस में जा सकता है। हालांकि एचएएल का ऑफिशियल क्लैरिफिकेशन इन सभी दावों को खारिज करता है, लेकिन फिर भी भारतीय वायुसेना के कमेंट का हम सभी को इंतजार है। द ट्रिब्यून इंडिया की रिपोर्ट के मुताबिक रफाल डील के क्लियरेंस के बाद अब भारत रशिया के साथ भी सुखोई Su-57E फाइटर्स की खरीद को औपचारिक रूप देने के लिए तैयार है, क्योंकि ये जो एयरक्राफ्ट है ये 5th जनरेशन का गैप फिल करने के लिए भारत की पहली चॉइस के रूप में उभर के सामने आया है। इस रिपोर्ट के मुताबिक भारतीय रक्षा मंत्रालय और भारतीय वायुसेना ने 5th जनरेशन फाइटर जेट की तत्काल जरूरत को डिस्कस किया है, विशेष रूप से चाइना की बढ़ती हुई फ्लीट को देखते हुए, क्योंकि चाइना के पास ऑलरेडी ऑपरेशनल 5th जनरेशन फाइटर जेट्स हैं और जो कि वो पाकिस्तान को देने का भी वादा कर चुका है। और इसलिए जब तक कि भारत का अपना खुद का 5th जनरेशन एम का, जिसे अभी आने में लगभग 10 वर्षों का समय लगने वाला है, तो तब तक इस गैप को फिल करने के लिए जो भारत है वो रशिया के 5th जनरेशन फाइटर जेट सुखोई Su-57 को अपनी पहली चॉइस के तौर पर देख रहे हैं। बाकी रही बात अमेरिका के F-35 की, तो इस रिपोर्ट के मुताबिक भारत इस ऑप्शन को कंसिडर नहीं कर रहा है, विशेष रूप से अमेरिका के रिस्ट्रिक्शंस को देखते हुए। और बाकी जैसे कि रशियन ऑफिशियल्स पहले ही कंफर्म कर चुके हैं कि अगर भारत सुखोई Su-57 को चुनता है तो वे टेक्नोलॉजी ट्रांसफर, सोर्स कोड, भारत के वेपन्स का इंटीग्रेशन, भारत के सिस्टम्स का इंटीग्रेशन और भारत में ही इनकी लोकल मैन्युफैक्चरिंग, इन सभी कंडीशंस के लिए तैयार है। और रशियन ऑफिशियल्स के मुताबिक सुखोई Su-57 को भारत में बनाने के लिए भारत के पास 50% तक की कैपेबिलिटी पहले से मौजूद है। बाकी ट्रिब्यून की रिपोर्ट में सोर्सेज के हवाले से ये भी कहा गया है कि अभी तक रशिया के साथ बातचीत शुरू नहीं की गई है, लेकिन ये तब शुरू होगी जब भारतीय वायुसेना की टीम उनके द्वारा दिए गए सभी प्रस्तावों का गहन अध्ययन पूरा कर लेंगे। बाकी ट्रिब्यून इंडिया ने तेजस वाली घटना को लेकर भी रिपोर्ट जारी करी है, और इनकी रिपोर्ट में यह बताया गया कि तेजस के साथ ये घटना तब हुई थी जब वेस्टर्न फ्रंट के साथ एक फॉरवर्ड बेस से ये एयरक्राफ्ट टेक ऑफ की प्रोसेस में था, और उसी दौरान जो ये एयरक्राफ्ट रनवे से फिसलकर पास के एक कीचड़ भरे गड्ढे में जा गिरा था। इस रिपोर्ट में ये मेंशन किया गया कि पायलट तो सेफ है, लेकिन उसे कुछ चोटें जरूर आई हैं, क्योंकि ये घटना तब हुई है जब एयरक्राफ्ट टेक ऑफ स्पीड में मूव कर रहा था। बाकी ट्रिब्यून की रिपोर्ट के मुताबिक जो इंडियन एयरफोर्स है वो तेजस की पूरी फ्लीट की अच्छी तरह से जांच कर रही है,
और अभी तक एयरफोर्स ने इस पर कोई भी ऑफिशियल स्टेटमेंट जारी नहीं करी है। और दुर्घटना के कारणों को जानने के लिए कोर्ट ऑफ इंक्वायरी के आदेश भी दिए गए। और ट्रिब्यून की रिपोर्ट के मुताबिक भी इस इंसिडेंट में एयरक्राफ्ट के एयर फ्रेम को मेजर डैमेज पहुंचा है। द प्रिंट की तरफ से एक रिपोर्ट जारी की गई है और इसके मुताबिक भारत फ्रांस के साथ उनके फ्यूचर कॉम्बैट एयर सिस्टम यानी कि FCAS प्रोग्राम के अंडर फ्यूचरिस्टिक 6th जनरेशन फाइटर जेट्स की को डेवलपमेंट और को मैन्युफैक्चरिंग में शामिल होने की संभावनाओं को एक्सप्लोर कर रहा है। और इस प्रोग्राम में भारत की एंट्री की संभावनाओं को लेकर जो इनिशियल टॉक्स हैं वो 2017 में फ्रांस, जर्मनी और स्पेन के बीच हुई थी। लेकिन अब लगभग 9 वर्षों के बाद इस परियोजना में ऑलरेडी कई सारी बाधाएं आ रही हैं और जिस तरह से लीडरशिप के बीच डिफरेंसेस देखने को मिल रहे हैं तो इस प्रोग्राम का जो भविष्य है वो थोड़ा सा खतरे में भी दिख रहा है। और जबकि इसी प्रोग्राम को लेकर लास्ट वीक जर्मन चांसलर ने कहा था कि जो 100 बिलियन यूरोज का प्रोग्राम है तो अभी उनके लिए वर्क नहीं कर रहा है। हालांकि उन्होंने इस बात को भी हाईलाइट किया था कि इसमें कोई पॉलिटिकल डिस्प्यूट नहीं है बल्कि टेक्निकल डिस्प्यूट है। द प्रिंट की रिपोर्ट के मुताबिक फ्रांस को जिस तरह का जेट चाहिए तो वो एयरक्राफ्ट कैरियर से लॉन्च हो सके और न्यूक्लियर वेपन्स को कैरी कर सके, जबकि जर्मनी ऐसा नहीं चाहता है क्योंकि वो न्यूक्लियर वेपन्स के खिलाफ है। हालांकि इसके समाधान के लिए 2 फाइटर वाले सॉल्यूशन को सजेस्ट किया गया था, जहां पे फ्रांस और जर्मनी स्पेन FCAS के शेयर्ड आर्किटेक्चर के अंडर ही अलग अलग फाइटर डिजाइन पर काम करेंगे ताकि पूरा प्रोग्राम कोलैप्स ना हो। और द प्रिंट की रिपोर्ट में सोर्सेस के हवाले से कहा गया कि भारत ने फ्रांस को स्पष्ट रूप से सूचित किया है कि अगर जर्मनी के साथ बात नहीं बनती है तो वो इस FCAS प्रोग्राम में शामिल होने पर विचार करने को तैयार है। बाकी भारत अपने खुद के 5th जनरेशन MCA को ऑलरेडी विकसित कर रहा है और अगर FCAS में भी भारत कोलैबोरेशन करता है तो इसके लिए भारत को 6th जनरेशन टेक्नोलॉजीज का भी एक्सपोजर मिलेगा। बाकी पिछले साल फरवरी में ADA के डायरेक्टर जनरल की तरफ से कहा गया था कि भारत जो 5th जनरेशन फाइटर MCA बना रहा है तो उसमें हम 6th जनरेशन की टेक्नोलॉजी को भी शामिल करेंगे और ये टेक्निकली 5.5 जनरेशन का फाइटर होगा, यानी कि जो करंट 5th जनरेशन फाइटर्स है उनकी तुलना में एडवांस्ड होगा। और इसलिए इस बात की संभावना बनती है कि FCAS जैसे प्रोग्राम में शामिल होकर भारत 6th जनरेशन टेक्नोलॉजीज के मामले में एक बड़ी छलांग लगाना चाह रहा है। और बाकी कुछ पहले भी रिपोर्ट्स आई थी कि जर्मनी और स्पेन ने भी भारत को इस प्रोग्राम में शामिल होने का ऑफर दिया है। और वहीं जो UK, जापान और इटली का जो 6th जनरेशन फाइटर को विकसित करने वाला प्रोग्राम है जो कि GCAP के नाम से जाना जाता है, ग्लोबल कॉम्बैट एयर प्रोग्राम, तो उस प्रोग्राम के लिए भी भारत को ऑफर आया है। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने भारत की राष्ट्रीय सुरक्षा को बढ़ावा देने के उद्देश्य के साथ भारत की पहली एंटी टेरर और साइबर सिक्योरिटी पॉलिसी को रिलीज किया है जिसका नाम है प्रहार, जो कि काउंटर टेररिज्म के लिए एक क्लियर रोड मैप प्रोवाइड करेगी। और इसमें इंटेलिजेंस लेड ऑपरेशंस, मल्टी एजेंसी कोऑर्डिनेशन, ह्यूमन राइट्स और रूल ऑफ लॉ का सम्मान, इंटरनेशनल कोलैबोरेशन और सोसाइटल रेजिलियंस, तो इन सभी चीज़ों पर जोर दिया गया है। और ये पॉलिसी आतंकवाद के खिलाफ भारत के जीरो टॉलरेंस वाली पॉलिसी को रिफ्लेक्ट करती है। और इस प्रहार नाम की रणनीति के जो ऑब्जेक्टिव्स हैं वो बिल्कुल क्लियर हैं। आतंकी हमलों से अपने नागरिक और अपने राष्ट्र हितों को सुरक्षित रखना, आतंकी खतरे वाले मामलों पर एक तेज और कोऑर्डिनेटेड रिस्पांस को सुनिश्चित करना, ह्यूमन राइट्स और रूल ऑफ लॉ फ्रेमवर्क्स के अंडर ही ऑपरेशंस को कंडक्ट करना और इस तरह के और भी मल्टीपल ऑब्जेक्टिव्स। बाकी ये जो रणनीति है ये एक मल्टी लेयर्ड अप्रोच पर जोर देती है जहाँ पे इंटेलिजेंस, ऑपरेशन रेडीनेस, लीगल मेजर्स, टेक्नोलॉजी और सोसाइटल एंगेजमेंट ये सभी एक साथ काम करती हैं ताकि डोमेस्टिक और ट्रांसनेशनल टेररिज्म को हम काउंटर कर सकें। और इस नई पॉलिसी को लेकर गृह मंत्रालय की वेबसाइट पर जो डॉक्यूमेंट्स अपलोड किए गए हैं तो उनमें इस बात को भी मेंशन किया गया है कि भारत आतंकवाद को किसी विशेष धर्म, जाति, राष्ट्रीयता या सभ्यता से नहीं जोड़ता है। और साथ में ये भी कहा गया कि भारत लंबे समय से सीमा पार से स्पॉन्सर्ड होने वाले आतंकवाद से प्रभावित रहा है, जिसमें जिहादी आतंकी संगठन और उनके सहयोगी संगठन लगातार हमले की योजना बना रहे हैं और उन्हें अंजाम दे रहे हैं। ये भी बताया गया कि किस तरह से भारत वैश्विक आतंकी संगठन जैसे कि अलकायदा, आईसिस, तो इनका हमेशा से टारगेट रहा है, जो कि अपने स्लीपर सेल्स के माध्यम से भारत में हिंसा को भड़काने का लगातार प्रयास करते रहते हैं। इनके जो हैंडलर्स है वो सीमा पार से लगातार लेटेस्ट टेक्नोलॉजीज का भी इस्तेमाल करते हैं, जिसमें ड्रोन्स का इस्तेमाल भी मुख्य रूप से शामिल है, ताकि वो पंजाब और जम्मू कश्मीर जैसे रीजन्स में आतंकी गतिविधियों को अंजाम दे सकें। और इन्हीं से को काउंटर करेगी भारत के प्रहार नाम की नई रणनीति। बाकी इसके अलावा ऑफिशियली कंफर्म हुआ है कि हाल ही के ऑपरेशंस में भारत के फोर्सेस ने पाकिस्तान बेस्ड सुअरों का संगठन जैश के सभी 7 सुअरों को सफलतापूर्वक होरिफाइड किया है, जिन्होंने अप्रैल 2024 में जम्मू कश्मीर में घुसपैठ करी थी। और ये सारे के सारे सुअर पाकिस्तानी नेशनल्स के हैं। और ये भी बताया गया कि पिछले 1 से 1.5 वर्षों में हमारी फोर्सेस ने इन आतंकियों के साथ लगभग 17 बार कॉन्टैक्ट इस्टेब्लिश किया था, लेकिन आखिरकार अब फाइनल ऑपरेशन में इनके पूरे ग्रुप को ही एलिमिनेट कर दिया गया जो यहाँ से ऑपरेट कर रहा था। और जो मॉड्यूल है जो कि अपने आप को इजराइल ग्रुप कहता था, तो ये वेल ट्रेंड थे और इन्हें वेपन्स और अदर मिलिट्री ग्रेड के इक्विपमेंट से इक्विप्ड किया गया था।
और जबकि आर्मी ने अपने ऑफिशियल एक्स हैंडल से एलिमिनेट हुए इन सभी पाकिस्तानी सुअरों की पिक्चर्स भी रिलीज़ करी है और उनके सबके चेहरे पर क्रॉस है, यानी कि सारे के सारे हॉरिफाइड हो चुके हैं। और लास्ट के जो 3 थे उनको तो डीप फ्राई किया गया है, जिनकी तस्वीर आपने देखी ली होंगी, नहीं देखी तो हमारे ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल पर उपलब्ध है। और इस किश्तवाड़ वाले ऑपरेशन को लेकर जो अभी हाल ही में प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित की गई थी, तो इसी प्रेस ब्रीफिंग में सीनियर आर्मी ऑफिशियल ने यह भी बताया कि ये जो आतंकी हैं इनके पास एक सपोर्ट सिस्टम उपलब्ध था और उस सपोर्ट सिस्टम के बिना ये संभव नहीं हो सकता था। और जिस तरह का इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार किया गया, बाजार से इनके ठिकानों तक जितनी मात्रा में सामान पहुंचाया गया, तो वो बिना किसी सहायता के संभव नहीं था। और जिन्होंने भी ये सपोर्ट प्रोवाइड किया है तो उनकी जानकारी जम्मू कश्मीर पुलिस के पास उपलब्ध है और उन सभी के खिलाफ आवश्यक कार्रवाई जरूर होगी। यानी कि यहाँ पे बात हो रही है उन ओवरग्राउंड वर्कर्स की जो कि इन आतंकियों को इनकी गतिविधियों में सपोर्ट करते हैं भारत में रहते हुए। और हमारी फोर्सेस ने बिना किसी कैजुअलिटीज़ के इनके इस पूरे ग्रुप को एलिमिनेट किया है। हाँ, हमारा कैनाइन वॉरियर टाइसन इसमें जरूर घायल हुआ था, लेकिन अब वो भी रिकवर हो रहा है। और इसलिए ऑफिशियल्स के मुताबिक तराशी का जो हाल ही का ऑपरेशन है, ये दृढ़ता, स्पष्ट सोच, एक प्रॉपर प्लानिंग और हमारी दूरदृष्टि और सबसे महत्वपूर्ण बात ये कि महीनों के अथक प्रयासों और यहाँ काम करने वाली हर एक सेना और एजेंसी के इंटीग्रेटेड अप्रोच का एक आदर्श उदाहरण है। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि सभी लेवल्स पर एक सीमलेस कोऑर्डिनेशन का ये एक आदर्श उदाहरण भी है, चाहे वो जमीन पर काम कर रहे सैनिक हो या हम सभी जो यहाँ सह कमांडरों के बीच बैठे हैं। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि यूएस फर्म जनरल एटॉमिक्स के साथ भारत ने ऑलरेडी 31 प्रेडेटर आर्म्ड ड्रोन्स की डील साइन कर रखी है जो कि $3 बिलियन की है। तो अब लेटेस्ट रिपोर्ट यह है कि जो जनरल एटॉमिक्स है वो अपने MQ-9B यूएवीज के एवेक्स कैपेबिलिटी वाले वर्जन्स को भी जल्दी लॉन्च करने के लिए तैयार है। और द इकोनॉमिक टाइम्स के साथ बातचीत में जनरल एटॉमिक्स के ग्लोबल चीफ एग्जीक्यूटिव मिस्टर विवेक लाल की तरफ से कंफर्म किया गया कि वे इस एवेक्स कैपेबिलिटी वाले MQ-9B के नए वर्जन भारत को ऑफर करने के लिए भी तैयार हैं। यानी कि एक ऐसा यूएवी जो कि दुश्मन के क्षेत्र में और भी डीप सर्विलियंस करने में सक्षम होगा, जिसकी जरूरत भारत को ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भी महसूस हुई थी। और विवेक लाल का यह मानना है कि भारत को केवल बड़े साइज के स्ट्रेटेजिक ड्रोन्स पर इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए, जबकि इसके साथ साथ कम्युनिकेशन, स्वदेशी पेलोड, ट्रेनिंग पाइपलाइन, इस तरह की लेयर्ड इकोसिस्टम पर भी इन्वेस्ट करना चाहिए जो कि प्लेटफॉर्म्स के जितना ही ऑपरेटर्स और एनालिस्ट को भी प्रोड्यूस कर सके। और जो जनरल एटॉमिक्स है वो भारत को एक लॉन्ग टर्म स्ट्रेटेजिक हब के तौर पर देखती है, जिसमें इन प्लेटफॉर्म्स को भारत में बिल्ड करना ही केवल एक अपॉर्चुनिटी नहीं है, बल्कि इसके साथ साथ एक कंप्लीट इकोसिस्टम को बनाना भी इस अपॉर्चुनिटी में शामिल है, जिसमें कंपोनेंट्स, सब असेंबलीज, पेलोड इंटीग्रेशन, सॉफ्टवेयर, ट्रेनिंग, लॉन्ग टर्म सस्टेनमेंट, ये सभी आते हैं। और इन सभी फंडामेंटल्स की वजह से ही भारत कस्टमर से कहीं ज़्यादा बढ़कर है, वो एक स्ट्रेटेजिक हब की तरह है। और आपको बता दें कि जनरल एटॉमिक्स ने भारत के एल&टी के साथ भी पार्टनरशिप कर रखी है, जिसके तहत वे भारत में मीडियम ऑल्टीट्यूड लॉन्ग एंड्योरेंस यानी कि मेल यूएवीज की मैन्युफैक्चरिंग करेंगे। बाकी कंपनी के द्वारा उनके MQ-9B के एवेक्स वाले वेरिएंट को जो ऑफर किया जा रहा है, तो इसमें वे अपने इस लॉन्ग एंड्योरेंस प्लेटफॉर्म में अर्ली वार्निंग रडार को इंटीग्रेट करने वाले हैं, जो कि एक यूएवी को एक डेडिकेटेड फ्लाइंग सर्विलेंस प्लेटफॉर्म में बदलेगा, जो कि एयरक्राफ्ट, ड्रोन्स, मिसाइल थ्रेट्स, इनको अच्छी खासी दूरी से डिटेक्ट करने में सक्षम होगा। बाकी अभी जैसे हमें वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं तो जम्मू कश्मीर से एक दुखद खबर भी सामने आई है, जहां कुपवाड़ा में ऑपरेशन ड्यूटी के दौरान भारतीय सेना के एक वीर कैप्टन अमन कुमार सिंह ने अपना सर्वोच्च बलिदान दिया है। हालांकि इस ऑपरेशन के बारे में ऑफिशियली कुछ ज़्यादा डिटेल्स जारी नहीं की गई है। बाकी जो भी अपडेट्स रहेंगे हमारे डिफेंस अपडेट से आपको उसकी जानकारी मिल जाएगी। और हम ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि हमारे इस वीर की आत्मा को शांति मिले और ये देश इनके सर्वोच्च बलिदान के लिए सदा इनका ऋणी रहेगा। और अब समय है आज के इतिहास का। आज के दिन 2017 में जम्मू कश्मीर के सोपियां में एक ऑपरेशन के दौरान अपने अदम्य साहस और वीरता का परिचय देते हुए लांस नायक गुलाम मोहिउद्दीन रैथर, सैपर सृजित MJ और सिपाही विकास गुर्जर ने अपना सर्वोच्च बलिदान दिया था। आज के दिन 2010 में अपने अदम्य साहस और वीरता का परिचय देते हुए 1 पैरा SF के कैप्टन रविंद्र सिंह जस, नायक सेल्वा कुमार और पैरा ट्रूपर इम्तियाज ठोकर ने अपना सर्वोच्च बलिदान दिया। कैप्टन रविंद्र को मरणोपरांत कीर्ति चक्र से और नायक सेल्वा कुमार और पैरा ट्रूपर इम्तियाज को मरणोपरांत सेना मेडल से सम्मानित किया गया। और आपके लिए आज का प्रश्न है, भारत की कौन सी एजेंसी टेक्निकल इंटेलिजेंस के लिए मुख्य रूप से जिम्मेदार रहती है? और अब समय है आज के टॉप 3 कमेंट्स का, जो ये रहे आपकी स्क्रीन पर। उम्मीद है आपको आज का एपिसोड पसंद आया होगा। पसंद आया तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें। आपके कोई भी सुझाव या सवाल हो तो उसके लिए कमेंट सेक्शन ओपन है। और अगर आप डिफेंस रिलेटेड और भी एक्सक्लूसिव कंटेंट में दिलचस्पी रखते हैं तो आज ही प्ले स्टोर से डिफेंस स्क्वाड की सुपर ऐप को डाउनलोड करना ना भूलें। और अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो squadron.in पे जाके हमारे नए डिज़ाइंस को भी चेकआउट जरूर करें।
बाकी जल्द मिलेंगे नए एपिसोड के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।